हर साल करोड़ों इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। पर उन करोड़ों स्टूडेंट्स में से कितनों को ये आखिर एक जॉब मिल पाती है? 4-5 साल की छोटी उम्र से ही हमें एक चीज बताई जाती है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो सब तुम्हें शाबाशी देंगे, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और फिर एक जॉब मिलने के बाद तुम सो कॉल्ड बड़े आदमी बन जाओगे। यही सबको पूरा सच मान के बच्चे इस रेस में उतर जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन ये रेस खत्म होगी और वो अपनी मिडिल क्लास फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। और उनकी ये उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है जब उन्हें ये सच पता चलता है कि ये रेस कभी खत्म ही नहीं होने वाली। और इतना भी काफी नहीं है कि अब इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट, जिसको हर साल 22 लाख बच्चे देते हैं, वो लीक हो जाता है। और तो और आपकी 12th बोर्ड्स की आंसर शीट अच्छे से स्कैन नहीं होती, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। इतना भी काफी नहीं है, जब आप ऑलरेडी इस सबसे परेशान होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडियन यूथ को यानी आपको कॉकरोच बोलते हैं। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. सवाल तो ये है कि आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। अगर ये एजुकेशन हमें बड़ा आदमी बनाएगी, हमें जिंदगी जीना सिखाएगी, तो फिर भी हर एक ग्रेजुएट क्यों पूछता है ये सवाल कि डिग्री तो मिल गई, पर अब क्या? इट डजंट मैटर कि आप कौन सी जनरेशन के हो, चाहे आप मिलेनियल्स हो, जेन जी हो या जेन अल्फा हो, ये एजुकेशन सिस्टम हम सबके मन में हजारों सवाल उठाता है और आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। हर साल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट्स अभी भी उतनी है जितनी 10 साल पहले थी। पर इंडिया और चाइना में इतना फर्क क्यों, जबकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन भी लगभग सिमिलर है? एक एग्जाम जिसको हर साल इंडिया के 22 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं, उसके 180 में से 135 क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, वो भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अब तक चुप्पी साध रखी। सीबीएसई की तरफ से इस बार 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे। एक छात्र की शिकायत ऐसी है, सीबीएसई की ओर से जो आंसर शीट दी गई है वो उसकी है ही नहीं। आज मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। हमारी बच्ची की तो जान गई, तो सरकार ने हमारा दुख तक जाहिर करने के लिए नहीं आया कि हम अपनी लड़की खोए हैं। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, उसके नाम से भी पहले ये डिसाइड हो जाता है कि ये इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और खास बात ये है कि यही 2 चॉइसेस होती है, और ये भी वो बच्चा चूज नहीं करता, क्योंकि ये तो उसके पैदा होने के जस्ट बाद ही डिसाइड हो जाता है। उस बच्चे के लिए बस एक प्री मेड टेम्पलेट होता है जिसमें उसको कैसे भी करके एडजस्ट होना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि इमेजिन करो आपके पास एक सर्कुलर बॉक्स है जिसमें आपको एक स्टार शेप का ऑब्जेक्ट फिट करना है। हम सबको पता है कि इट विल नॉट फिट, बट फिर भी हम उसको जैसे ना जैसे करके एडजस्ट कर देते हैं, उसके एजेस को थोड़ा सा कट करके। अब हम सबको लगेगा वाओ ये तो परफेक्टली फिट हो गया, बट सच्चाई सिर्फ एक ही है कि अब वो एक स्टार रहा ही नहीं। ये सर्कल बॉक्स ही है इंजीनियर और डॉक्टर का टेम्पलेट, और ये स्टार ऑब्जेक्ट है एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बस सोसाइटी के प्रेशर से एडजस्ट हो गया है। फिर उस स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि इस बॉक्स में सिर्फ उसी ने एडजस्ट नहीं करा, ऐसे लाखों और भी बच्चे हैं, एंड दिस इज द ट्रैप। और जब तक उस स्टूडेंट को ये रियलाइज होता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। इस ट्रैप की सबसे खास बात ये है कि आपको कभी इस चीज का गिल्ट नहीं होता कि आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे, या फिर आपका सपना टूट गया, क्योंकि ये ट्रैप आपको कभी अपना सपना बनाने ही नहीं देता। आप बाकी करियर्स एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, आप अपने हिडन टैलेंट पहचान ही नहीं पाते,
क्योंकि बचपन से ही आपको पूरी दुनिया ने सिर्फ यही बताया है कि पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही आपको सक्सेस मिल सकती है, पर ये पूरा सच नहीं है। माना एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, पर एक टाइप की एजुकेशन ही क्यों, हमेशा सर्कुलर बॉट्स ही क्यों? वुडंट इट बी बेटर कि हम स्टार ऑब्जेक्ट के लिए एक स्टार शेप्ड बॉट्स ही लाएं? इंडिया में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए दो मेन स्ट्रीम एग्जाम होते हैं। वन इज जेई फॉर इंजीनियरिंग एंड द अदर इज नीट फॉर मेडिकल करियर। इस साल फिस्कल ईयर 2026 में जेई मेंस का एग्जाम 16 लाख प्लस यूनिक कैंडिडेट्स ने दिया और ये नंबर नीट के लिए और भी बढ़ा है। इस साल नीट का एग्जाम 22 लाख कैंडिडेट्स ने दिया, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि एग्जाम लीक हो गया था और अब दोबारा एग्जाम हुआ है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। पर अब मैं आपको एक यूनिक फैक्ट बताता हूँ। वर्ल्ड के टॉप 20 टफेस्ट एग्जाम्स की लिस्ट में 6 एग्जाम्स इंडिया के हैं। ये सब एग्जाम्स की एक खास बात है, इन एग्जाम्स को सिर्फ टफ ये नहीं बनाता कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड है या फिर सिलेबस बहुत ज्यादा है। इन एग्जाम्स को टफ बनाता है कंपटीशन। ये एग्जाम्स अब एक रेस बन चुके हैं जिसमें हर 16-17 साल का बच्चा दौड़ता है और इस रेस में अगर आपने एक भी कदम गलत रखा तो आपकी रैंक हजारों से सीधा लाखों में आ जाएगी। जेईई का एग्जाम आपको आईआईटीज और एनआईटीज जैसे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करवाता है और इस साल इस एग्जाम को 16 लाख बच्चों ने दिया। पर क्या आपको पता है आईआईटीज और एनआईटीज में टोटल सीट्स कितनी है? सिर्फ 50,000। और नीट का एग्जाम जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करवाता है उसमें टोटल सीट्स है बस 60,000, जिसका मतलब जेईई में सिलेक्शन रेट है 3% और नीट में उससे भी कम, सिर्फ 2.5%। 2016 से अब तक इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 16 करोड़ बढ़ी है, पर 2016 से एक भी आईआईटी नहीं बनी है, जिसका मतलब हर साल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी बढ़ रहे हैं, पर इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट्स अभी भी उतनी है जितनी 10 साल पहले थी। तो आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या सिर्फ 2.5% चांस पे अपना पूरा करियर गैम्बल कर देना एक अच्छा डिसीजन है? इन एंट्रेंस एग्जाम्स को थोड़ी देर साइड रख के अब हम जानते हैं हमारे देश की प्राइमरी एजुकेशन कैसी है। 2009 के PISA टेस्ट में चाइना की रैंकिंग नंबर 1 थी, पर क्या आप गेस कर सकते हैं इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या होगी? इंडिया की रैंकिंग थी 72 आउट ऑफ 73 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। कैन यू इवन बिलीव इट? इंडिया के 15 साल के बच्चे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये टेस्ट दिया था और हमारी रैंक 72 आई है। पर इंडिया और चाइना में इतना फर्क क्यों, जबकि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन भी लगभग सिमिलर है? और इसका जवाब सिर्फ एक ही है, अप्रोच। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस था वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स बनाना और इसके लिए उन्होंने 1951 में आईआईटी खड़गपुर को इनॉग्रेट किया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि हमने सबसे पहले अपना फोकस टर्शियरी एजुकेशन पे किया, ना कि प्राइमरी एजुकेशन पे। दूसरी तरफ चाइना ने भी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करी। 1945 में चाइना साइनो जापानीज वॉर बुरी तरह हार गया, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जापान जैसे देशों से वेपन्स और इक्विपमेंट्स में काफी पीछे है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया। उन्होंने एक लॉ पास किया जिसके हिसाब से हर 7 साल के बच्चे को स्कूल जाना कंपलसरी होगा और यहीं पे आ गया सारा फर्क। जहां इंडिया ने टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करी, वही चाइना ने अपना पहला फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे किया, जिसकी वजह से 1980s तक आते आते इंडिया की इलिटरेट पॉपुलेशन 60% पे, वही चाइना की सिर्फ 22% पे। इंडिया में जो आईआईटी जा पाया वो तो वेल एजुकेटेड बन गया, पर बाकी लाखों करोड़ों लोग क्या जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, वो इलिटरेट ही रह गए। वही चाइना में हर एक बच्चा, चाहे वो किसान का हो, एक टीचर का हो या फिर एक फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान का हो, सब स्कूल जाते थे और कोई भी इलिटरेट नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट टाइम, इस साल इंडिया की इंडिपेंडेंस को 69 साल हो जाएंगे
पर अभी भी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं नजर आती। हम अभी भी प्राइमरी एजुकेशन की जगह IITs को ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द IITians इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जॉब करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंडिया में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। इंडिया की प्राइमरी एजुकेशन रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रट्टा मार के मार्क्स लाना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इस रोट लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स एग्जाम तक तो सिलेबस अच्छे से याद कर लेते हैं, पर उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। इससे जो कोर वैल्यूज हमें हमारी बुक सिखाती है, जो कि लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो भी इवेंचुअली फेड हो जाती। आप खुद ही सोच के देखो, अगर मैं आपको एक 100 पेज की गाइड दे दूं ऑन हाउ टू स्विम, पर आपको कभी स्विमिंग पूल जान ही ना दो, तो क्या आप स्विमिंग सीख पाओगे? नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको कभी स्विमिंग पूल जाने ही नहीं दिया, मैंने आपको कभी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने ही नहीं दिया। कुछ ऐसा ही होता है जब आप रट्टा मार के एक चीज को याद कर लेते हो, पर कभी भी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते। क्या कभी जॉब्स मेमोरी बेसिस पे मिलती हैं? नहीं ना, क्योंकि कंपनीज हमेशा एक हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल को ही हायर करती है, और यही स्किल्स स्टूडेंट्स बाद में एक्स्ट्रा कोर्सेज करके सीखते हैं। पर क्यों ना हमारी प्राइमरी एजुकेशन ही हमें इन स्किल्स का ओवरव्यू दे और साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें। जहां एक तरफ हम सिलेबस में प्रैक्टिकल लर्निंग के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 10th क्लास के NCERT सिलेबस से डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। साथ ही साथ एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर्स को भी हटा दिया गया। आप खुद ही सोच के देखिए, जहां इस वक्त पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करें और बढ़ते पोल्यूशन को कैसे कम करें, वहां इंडिया के स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके वो इस प्रॉब्लम को कम करने में अपना योगदान देंगे। पर इस साल गवर्नमेंट ने कुछ नया किया। 9th क्लास के NCERT का पूरा सिलेबस अब चेंज हो चुका है। न्यू सिलेबस इंक्लूड्स हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस, न्यू एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिकल लर्निंग। पर हमारी गवर्नमेंट कुछ नया करे और उसमें कोई ब्लंडर ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूरा सिलेबस चेंज हुआ है, तो न्यू बुक्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पर सप्लाई उतनी ही कम। मार्केट में बुक्स बहुत कम आ रही है, और जो आ रही है वो भी MRP से ऊपर प्राइस में सेल आउट हो रही है। इट विल बी जुलाई नाउ, और अभी तक सारी बुक्स मार्केट में आई ही नहीं है। Whose loss is this? ऑलरेडी 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी भी कोई फिक्स डेट नहीं है जिस दिन सारी बुक्स मार्केट में आएंगी। और ये सिर्फ एक ब्लंडर नहीं है जो इस साल हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुआ है। 2 मई की रात को, यानी नीट से एक रात पहले, केरला में पढ़ रहे एक MBBS स्टूडेंट को नीट का एक गेस्ट पेपर मिलता है। उसने वो पेपर उसी रात अपने पापा को भेज दिया, जो कि सीकर राजस्थान में एक गर्ल्स PG हॉस्टल चलाते थे, और उसी रात हॉस्टल की सारी लड़कियों को वो गेस्ट पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने ये पेपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाया, तब पता चला कि 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। मतलब एक एग्जाम जिसको हर साल इंडिया के 22 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं, उसके 180 में से 135 क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, वो भी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। ये खबर जब NTA तक पहुंचती है, तो वो 12 मई को अनाउंस करते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा 21 जून को। अब आप एक स्टूडेंट की लाइफ इमेजिन करके देखिए। एक स्टूडेंट जो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है, एक प्रेशर कुकर में बैठता है, और जब एग्जाम खत्म होने के बाद वो फाइनली उस प्रेशर कुकर से बाहर निकलता है, तो उसे पता चलता है कि उसे 1.5 महीने के लिए फिर से उसी प्रेशर सिचुएशन में वापस जाना है। कितना मुश्किल हो गया है उस स्टूडेंट के लिए। इतना सब होने के बाद भी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या फिर हम कह सकते हैं नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी को बच्चों की मेंटल हेल्थ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेंटल हेल्थ तो छोड़ो, उनको अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इतना सब होने के बाद आप हैरान हो जाओगे NTA चीफ अभिषेक सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा नीट का एग्जाम लीक नहीं हुआ था, बस कुछ क्वेश्चंस आउट हो गए थे। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो PDF है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है।
ये तो वही बात हो गई कि आप रेस हारे नहीं हो, बस टॉप 3 में नहीं आ पाए, या फिर पेशेंट मरा नहीं है, बस उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी रुक गई है। अब जो एनटीए के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आउट हो गए थे, वो आखिर हुए कैसे? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पेपर लीक नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, जहां पे एक वर्कर ने ये पेपर चुरा के इन सो कॉल्ड लीक माफिया को बेच दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट शुभम खैर नार ने इस पेपर की हार्ड कॉपी 10 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के 15 लाख में बेच दी। नीट से 1 हफ्ता पहले यानी 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने ये पेपर राजस्थान के 2 भाइयों को 30 लाख रुपए में बेच दिया और फिर वहां से इन दोनों भाइयों ने, जिनका नाम दिनेश बिवाल और मंगी लाल है, उन्होंने इस पेपर को ऑल इंडिया बेचा और ऐसे ही ये पेपर केरला के एमबीबीएस स्टूडेंट तक पहुंचा और फिर ये पूरा लीक एक्सपोज हुआ। पर इस सब में सबसे अजीब केस उन 2 भाइयों का है। इस केस के बाद बहुत सारे लोगों ने राजस्थान में कुछ बिलबोर्ड स्पॉट करे, जिसमें दिनेश बिवाल की फोटो के साथ उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया और साथ ही में दिनेश बिवाल का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनकी और मिनिस्टर्स की फोटोज के साथ। और इसमें सबसे हैरान करने वाली एक फोटो है जिसमें दिनेश बिवाल के साथ खड़े हैं राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर। आप खुद ही सोच के देखिए, एक बंदा जो नीट पेपर लीक का एक्यूज है, उसकी पहचान एजुकेशन मिनिस्टर से है और तो और वो इन पावर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का एक मेंबर भी है। क्या हमारे देश की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है? रिसेंट ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पार्लियामेंट की लोकसभा में 543 में से 302 मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और इसमें से मोस्ट केसेस सीरियस क्राइम्स है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग एंड द लिस्ट गोज ऑन। क्या आपने कभी न्यूज में सुना है कि हमारे पार्लियामेंट के 55% मेंबर्स क्रिमिनल्स है? नहीं ना, क्योंकि हमारे देश की मीडिया भी अब बस एक मजाक बन के रह गई है। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी न्यूज चैनल्स पे बस यही चल रहा था कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। और अब भी जब इनको गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए, तब भी ये ऑनलाइन टीचर्स जो इस वक्त सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, उनको 2 कौड़ी का बोलते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा आयरनी की बात तो ये है कि नीट के एग्जाम से 10 दिन पहले एनटीए ने ये ट्वीट डाला। इसमें इन्होंने लिखा, ये तुम्हारा स्कूल टेस्ट नहीं है, ये नेशन लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम है एंड दिस एंटायर सिस्टम इज ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड। अगर 10 कदम आगे होने के बाद भी ये सब हो रहा है ना, तो फिर तो तुम रह नहीं दो एनटीए। और जहां तक बात है स्कूल एग्जाम्स की, तो उनकी भी हालत कुछ ज्यादा सही है नहीं। कुछ महीने पहले सीबीएसई 12 बोर्ड का रिजल्ट आया और इसमें स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स आए। असल में हुआ क्या, इस साल सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस बार उन्होंने चेकिंग के लिए टीचर्स को हार्ड कॉपी देने की बजाय एक डिजिटली स्कैन कॉपी दी और जिस सॉफ्टवेयर पे ये कॉपीज अपलोड हुई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ टीचर्स ने खुद क्लेम करा कि उनको इस सॉफ्टवेयर चलाने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई और साथ में इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ग्लिचेस भी थे। जैसे जब हमने पेपर चेक किए तो इनिशियली तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई लॉगिन वगैरह में करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनकी आईसाइट प्रॉब्लम है, उनको सही से दिख भी नहीं रहा था, उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने रिफ्यूजल भेजा पर उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने पेपर चेक किए तो वहाँ थोड़ा सा हमारे लिए डाउट हो जाता है कि उन्होंने कैसे पेपर चेक किए। वैसे तो सिस्टम सही है पर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। ये एक जल्दी से बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया है पूरे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। नहीं सर, उसकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई थी। नहीं, बस एक बार पोर्टल ओपन हुआ था, हमें कहा था इस पे कुछ डेमो शीट्स है, आप वो शीट्स अपने आप से चेक कीजिए, पर कहीं बुला के स्पेशल ट्रेनिंग कराई गई हो ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। इसलिए चेकिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स थी और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब बच्चों ने अपनी स्कैन कॉपीज मंगवाई तब सच पता चला। कुछ बच्चों की स्कैन कॉपीज ब्लर थी, कुछ की आंसर शीट चेक भी नहीं थी और हद तो तब पार हो गई जब कुछ बच्चों की आंसर शीट उनकी थी नहीं। सीबीएसई की तरफ से इस बार 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। एक छात्र की शिकायत ऐसी है, सीबीएसई की ओर से जो आंसर शीट दी गई है वो उसकी है ही नहीं। आज से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है। और जब कुछ स्टूडेंट्स ने इस सब पे सोशल मीडिया पे जाके आवाज उठाई तो उनको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी एजेंट और टेररिस्ट तक बोल दिया। ये तो हालत होगी हमारे देश की डेमोक्रेसी की। यहाँ से मेरी किसी और की हैंडराइटिंग होती है, तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स को, लोगों का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स, पाकिस्तान शोर ऑफ एवरीबॉडी इज कम, दे स्टार्टेड कॉलिंग अस एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी। इस केस में सीबीएसई का इनिशिएटिव तो सही था,
बट उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही नहीं था। ना ही टीचर्स को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई, ना ही सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया, ना ही कॉपीज को अच्छे से स्कैन किया गया। और इस सब में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ वो स्टूडेंट का जो पूरे साल सोसाइटी के वैलिडेशन के लिए मेहनत करके पढ़ाई करता है। पर उसमें से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स काफी थे सीबीएसई को पूरी तरह एक्सपोज करने के लिए। सार्थक और निसर्ग ने सीबीएसई के ऑनलाइन चेकिंग पोर्टल को एथिकली हैक कर लिया और उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स ढूंढ निकाली। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना इजीली इस डेटाबेस को एक्सेस कर दिया और कैसे वो किसी भी आंसर शीट को देख सकते थे, उसको एडिट कर सकते थे और मार्क्स भी चेंज कर सकते थे। Nisarg is not lying about hacking the OSM portal. Nisarg has complete CRUD, create, read, update, delete access to the OSM portal. He also has access to the portal released in CBSE circulars. आप खुद ही सोच के देखो, देश के सबसे बड़े एग्जाम के डेटाबेस को 2 स्टूडेंट्स ने हैक कर लिया और अगर कोई और इसको एक्सेस कर लेता तो क्या क्या हो सकता था। इतना सब हो गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अब तक चुप्पी साध रखी है। पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इंडिया का यूथ अब चुप नहीं बैठेगा। ये है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और जब से ये सब हुआ है तब से सारे क्वेश्चंस को डॉज करके बस इधर उधर भाग रहे हैं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इतना सब होने के बाद भी ये अपने हर एक इंटरव्यू में सेम ही बात बोल रहे हैं, जैसे इनके पास एक स्क्रिप्ट हो। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार इन्होंने कहा नहीं, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। देखा आपने कैसे इन्होंने पिछली बार से कंपैरिजन किया और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर इस स्टेटमेंट की भी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब 45 लोगों को अरेस्ट किया गया था, बट अब उसमें से 44 लोगों को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। इवन संजीव मुखिया जो उस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, उसको भी 2025 में ही बेल मिल गई थी। अगर इसी सेम तरीके से इस बार भी एक्शन लिया जाएगा ना, जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा, तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। फिर इन्होंने कहा कि अगले साल से नीट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, ना कि ओएमआर शीट्स पे। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा की जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। इस बात की भी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। असल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगले साल से नीट का पेपर सीबीटी फॉर्मेट से हो, क्योंकि हमारे देश में इतने सीबीटी ऑप्टिमाइज सेंटर्स है ही नहीं। हर साल जेईई मेंस का एग्जाम अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, टोटल 10 शिफ्ट्स में, और पर डे 2 शिफ्ट्स होती हैं। मतलब पर शिफ्ट सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स, जिसका मतलब हम ऑल ओवर इंडिया सीबीटी प्रोसेस से सिर्फ एक बार में 1.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम करवा सकते हैं। इस साल नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चों ने दिया, जिसका मतलब अगर हमें उनका एग्जाम सीबीटी प्रोसेस से करवाना होगा तो हमें 15 शिफ्ट्स लगेंगी, या फिर हम कह सकते हैं पूरा हफ्ता। एक नीट के क्वेश्चन पेपर में 180 क्वेश्चंस होते हैं, और अगर ये एग्जाम 15 शिफ्ट्स में हुआ, मतलब 15 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, और टोटल क्वेश्चन होंगे 2700। आपको क्या लगता है 2700 डिफरेंट क्वेश्चंस ढूंढना पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल भी है तो क्या हर एक क्वेश्चन पेपर सेम डिफिकल्टी का बन पाएगा? और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर हजारों नए सेंटर आ जाएंगे और फिर एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की हर एक स्टेटमेंट उन्हें ही अपोज करती है। अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हमारी प्राइमरी एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, एग्जाम सीट से कंडक्ट नहीं हो पा रहे, और जब इस सब के बाद इंडियन यूथ जॉब ढूंढने जाता है विदाउट स्किल तो उसको सिर्फ मिलता है रिजेक्शन। जब इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% है, यानी 100 में से 5 इंडियंस बेरोजगार है, तब उसी अनएम्प्लॉयड यूथ को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉकरोच बोल देते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. और उसी दिन ये स्टेटमेंट पूरे देश की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई। एक तरफ एग्जाम लीक हो रहे हैं, और जब उसी फेल सिस्टम से निकला यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उसी की गलती है, और वही एक कॉकरोच है।
सरकार से एक पेपर सही से नहीं होता। आप सोचें कि हम 4x4 के रूम में पढ़ते हैं या 24 आवर्स रहते हैं, सालों सालों मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाती है तो गुस्सा आने की बात नहीं करते हैं आप। अगले दिन यूएसए में पढ़ाई कर रहे एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दिपके ने एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया हैंडल क्रिएट करा नेम्ड एज द कॉकरोच जनता पार्टी। ये इंस्टा अकाउंट सिर्फ मजाक में क्रिएट किया गया था, बट लोगों का आउटरीच इतना ज्यादा था कि इस अकाउंट ने 4 दिन के अंदर अंदर ही 8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए और इंडिया की इन पावर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के फॉलोअर्स को भी क्रॉस कर लिया। और इनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। कॉकरोच जनता पार्टी ने डिफरेंट स्टेट्स में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए और जैसे ही मूवमेंट थोड़ा और बढ़ने लगा, नए लोग जुड़ते रहे, सेलिब्रिटीज का भी सपोर्ट मिला, तो गवर्नमेंट ने इनका एक्स अकाउंट इंडिया से बैन कर दिया। और रीजन तो और भी अजीब है। ये कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से ये अकाउंट इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। क्या लॉजिक हुआ इस बात का? जो अकाउंट जो देश में सच में चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती कि अभिजीत का नंबर भी ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है और फिर उनको डेथ थ्रेट्स आते हैं और धमकी दी जाती है कि अकाउंट डिलीट कर दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। इवन धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में सीजेपी के सारे प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहा। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। अगर आपको खुद को डिफेंड ही करना है तो आपने जो जो इंडियन एजुकेशन के लिए अच्छा करा है वो गिनाओ। व्हाट डू यू इवन मीन कि जो आपके खिलाफ है वो टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, दहशतगर्द है? इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, जो गलत को अपोज करता है, वो सब के सब टेररिस्ट है। क्योंकि इनके हिसाब से ये तो बिल्कुल सही है। दे डजंट इवन नो कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या फेस किया है, क्योंकि ये अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं हो रहे। इस नीट लीक के बाद कुछ बच्चों ने री नीट के लिए प्रिपरेशन कर ली, बट सब इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कल पता लगा कि 17 बच्चों ने मम्मी पापा, आपको मुझ पर भरोसा था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट अब दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है। मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये थे नागपुर में पढ़ने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी के लास्ट वर्ड्स बिफोर कमिटिंग। और आकांक्षा सिर्फ अकेली नहीं है, ऐसे 13 और भी बच्चे हैं जो इस सिस्टम के आगे हार गए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2-3 साल लगातार स्ट्रेस लेके मेहनत करते हैं उस एग्जाम के लिए जो या तो उनकी जिंदगी बना देगा या फिर खराब कर देगा। और हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि इतना इनफ नहीं है, स्टूडेंट्स को और स्ट्रेस देने के लिए हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि इस फेल्ड सिस्टम की गलती की वजह से एग्जाम लीक हो गया। यही री एग्जाम था मोस्ट स्टूडेंट्स का ब्रेकिंग पॉइंट। कुछ स्टूडेंट्स ने तो खुद को संभाल लिया, बट इन 13 स्टूडेंट्स की मेंटल स्टेट इतनी स्टेबल नहीं। आप खुद ही देखिए आकांक्षा की घर की हालत कैसी है। हमारी बच्ची की तो जान गई, तो सरकार ने हमारा दुख तक जाहिर करने के लिए नहीं आया कि हम अपनी लड़की खोए हैं। और उसके पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, उनको 3 अटैक आ चुके हैं। हमने उसको लोन लेके इधर उधर नात रिश्तेदार से कर्ज ले लेके पढ़ाए थे। हम वहाँ कमरे में किराया से कमरे लेके रहते थे। दीदी के सपने पे आगे चलोगे, काम करोगे, पढ़ोगे? भरोसा टूट चुका है, अभी अब कुछ नहीं हो सकता। नीट का पेपर उसने दिया और पेपर इतना उसका अच्छा गया कि पेपर देने के बाद घर आई तो इतनी खुशहाल थी। पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी मैं आपका नाम रोशन करूंगा, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। उसके बाद उसका पेपर लीक आउट हो गया। आकांक्षा की फैमिली ने लोन लेके आकांक्षा को नागपुर पढ़ने के लिए भेजा था। उसके पापा बीमार रहते थे और फैमिली पे 20 लाख रुपए का कर्ज था। जब ऐसे में आकांक्षा के 600+ मार्क्स आए नीट में, तो री नीट अनाउंस हो गया। ना ही आकांक्षा की मेंटल हेल्थ अब उसे एग्जाम फिर से देने देती, ना ही उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। अभी परिवार पर कितना कर्ज है? परिवार में 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज है। ऐसे में इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस
17 साल की आकांक्षा झेल नहीं पाई और उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। अब तो इस फेल्ड सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो रही है, बट अभी तक किसी भी मिनिस्टर ने इस सब को एक्नॉलेज नहीं किया है। आखिर कौन लेगा इन 13 स्टूडेंट्स की लाइफ की अकाउंटेबिलिटी? कोई भी नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली भी नहीं है। इंडिया में हर साल स्टूडेंट्स के सुसाइड के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 2024 में जब नीट का एग्जाम लीक हुआ था, तब उस साल अराउंड 14,488 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था, पर उस साल भी गवर्नमेंट ने कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी गवर्नमेंट पर कि अगर इस साल ये नंबर और भी बड़ा हुआ, तब भी हमारी गवर्नमेंट कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने वाली। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। जहां एक तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर तक रिजाइन कर रहे हैं, वहां हमारे मिनिस्टर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स सिंपल एज दैट कि अगर आपसे कोई जॉब अच्छे से नहीं हो रही, तो आपको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए। बट आप खुद ही देखिए, धर्मेंद्र प्रधान सारे प्रोटेस्ट को इग्नोर करके अभी भी आराम से बैठे हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदर के बारे में तो सुना होगा, पर गांधी जी के जाने के बाद वो 3 बंदर आखिर गए कहाँ? मैं बताता हूँ। जो बंदर देख नहीं सकता था, वो हमारा कानून बन गया, क्योंकि अब उसको सच्चाई नजर नहीं आती। जो बहरा था, वो हमारे देश के मिनिस्टर्स बन गए, क्योंकि अब उनको देश की जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। और जो बंदर बोल नहीं सकता था, वो हमारे देश की मीडिया बन गई, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट से कोई भी सवाल नहीं करती। तो अब बचा कौन? हम जैसे आम लोग, जो बढ़ती बेरोजगारी, एजुकेशन सिस्टम के फेलियर और पोल्यूशन से परेशान हो चुके हैं। पर इस देश में चेंज हम सब मिलके ही ला सकते हैं। आई रिपीट, ये काम सिर्फ मैं या आप अकेले नहीं कर सकते। हम सबको मिलके अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचानी होगी। मैं रिसेंटली वेस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला था, जहां मैंने और कुछ और स्टूडेंट्स ने उनसे 3 घंटे तक बात करी, जिसमें आई ट्राइड माय बेस्ट कि जो प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो उन्हें बताई जाए। एंड आई वाज वेरी ग्लैड टू नो कि कुछ हायर ऑफिशियल्स इंडिया को बेटर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ हम सबको भी गलत के खिलाफ आवाज उठानी है और हमेशा एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहना है। मैं भी ऐसे ही हम सबकी प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इम्पैक्टफुल लगी हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि वी नीड another key to success, because education isn't working anymore.